Hi, this is Komal Chaudhary, and I welcome to all at the YouTube channel. And very good morning to all. And I am very happy to wish you the best for your bright future. Because आप सभी को पता है वैकेंसीज आ रही हैं, एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट जो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, जिसे GS 365 बहुत बेहतर और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपके साथ साझा करता है, ताकि आप अपने एग्ज़ाम ताकि आप अपने एग्ज़ाम और इन्फॉर्मेशन या नॉलेज को आप बढ़ा सकें और उसका भरपूर प्रयोग कर सकें। इस दिशा में हम बहुत अच्छे से और बहुत ही समराइज तरीके से काम करते हैं। जो बच्चे हमारी वीडियोस देख रहे हैं उनको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। आई डैम श्योर जब भी कोई एग्ज़ाम होगा मैं उसके साथ स्क्रीनशॉट लगाऊंगा कि हमारे लेक्चर से कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं। देन आप देखना, मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा अपने ऊपर, अपने इंस्टीट्यूट के ऊपर, कि हम जो प्रोवाइड करा रहे हैं इट विल बी प्रूव द बेस्ट। ठीक है, सो थोड़ा सा भरोसा तुम भी कीजिए। ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ मैं आपसे। मैंने कहा है कि मुझे आप 1.5 घंटे मैंने मांगे थे आपके पूरे दिन के, आप 24 आवर्स में 1.5 घंटे मुझे दे दीजिए, जहाँ पे मैं आपका GS फुल, वो भी कॉम्प्रिहेंसिव, कोई रटने वाली चीज़ नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ। दूसरा करंट अफेयर्स, दोनों जिम्मेदारी मेरी रहेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ठीक है, बट आप करेंगे नहीं ऐसा, मुझे पता है। क्यों? आप बिक चुके हैं एक बड़े कोचिंग के साथ, आपका टाइप हो गया है, आपने बैच खरीद लिए हैं, तो आपको भरोसा नहीं होगा किसी छोटे व्यक्ति, छोटे इंस्टीट्यूट के पास जिसने अभी स्टार्ट किया है। बट आप उससे जज मत कीजिएगा, क्वालिटी से जज कीजिएगा। ठीक है, तो जो बच्चे कर सकते हैं वो कीजिए भरोसा, जो नहीं कर सकते उनके लिए विश द बेस्ट। जब आपको जरूरत पड़े तब आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और तब आप लेक्चर अटेंड करिए। ठीक, और नेक्स्ट हम करंट अफेयर सेशन रहने वाला है, तो पहले हम टॉपिक्स देखते हैं। तो हम टॉपिक्स में कुछ टाइम निकल जाता है, इसलिए मैंने आज टॉपिक एडअप नहीं किया। हम सीधा कवर करेंगे अपना न्यूज़ की कौन कौन सी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं आज। हम फर्स्ट न्यूज़ से कवर करेंगे, और फर्स्ट न्यूज़ हमारा रहने वाला है कौन सा, कि मानव निर्मित बांधों ने, क्या मानव निर्मित बांधों ने पृथ्वी के ध्रुवों में बदलाव किया है। तो ये कैसे पॉसिबल है, क्या हुआ है, क्या न्यूज़ है, स्टैटिक पार्ट क्या है, वो सब हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम करंट अफेयर्स से। तो करंट अफेयर्स में ये न्यूज़ में क्यों है, तो हाल ही फिलहाल में एक अध्ययन हुआ, एक स्टडी की गई थी, जिसमें ये बताया गया कि बांध निर्माण के कारण, यानी कि बांध बनने के कारण पृथ्वी के घूर्णन में, ठीक है, बांध निर्माण के कारण पृथ्वी के घूर्णन में, अभी लिखूंगा मैं थोड़ा सा, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक फिक्स डेट आपको बताई जाए तो 1835 से अब तक 1 मीटर क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो बांध निर्माण से, 1 मिनट, बांध निर्माण से 1835 से अब तक, 1835 ईस्वी से अब तक हम बात कर रहे हैं 2025 की। ठीक है, कितना डिफरेंस आया है, 1 मीटर का डिफरेंस आया है। अभी जानेंगे हम सब चीज़ कि क्यों है, क्या है, क्योंकि आप सभी को पता है GS 365 का फोकस क्या रहता है, कि हम पहले न्यूज़ कवर करेंगे, साथ के साथ स्टैटिक पार्ट आपका कवर किया जाएगा, देन हम एनालिसिस भी करते हैं। तो हम बहुत ही डायमेंशन के साथ, मतलब अलग अलग डायमेंशन के साथ एक न्यूज़ को कवर करते हैं, सो दैट आप यूज़ कर सकें मेंस में, सो दैट आप यूज़ कर सकें वन डे एग्जाम्स में। हर तरीके के एक न्यूज़ आपके साथ शेयर की जाती है। ठीक है, तो 1835 से अब तक 1 मीटर लगभग, ठीक है, क्या हो चुका है, डिस्प्लेसमेंट, स्थानांतरित हो चुका है। इस स्थानांतरण को क्या बोलते हैं, क्या हुआ है, 1 मीटर तक स्थानांतरित हुआ है, स्थानांतरण हुआ है 1 मीटर से, 1 मीटर का स्थानांतरण हुआ है। किसका हुआ है, जो एक्सिस है उसका स्थानांतरण हुआ है। इस स्थानांतरण को क्या बोला जाता है बेटा, एक वर्ड है टू पोलर वेंडर। क्या
आप लिख लीजिए टू पोलर वेंडर, सॉरी, TPW। ठीक है, हमने दो चीज देखी कि फर्स्ट हमने बात की कि एक स्टडी हुआ है जिसमें बताया गया है कि बांध निर्माण के कारण पृथ्वी के जो एक्सिस है, धुरी है, उसमें 1835 से लेकर अभी तक लगभग 1 मीटर से अधिक का स्थानांतरण डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इस स्थानांतरण को TPW2 पोलर वेंडर के नाम से हम जानते हैं, जिसे ध्रुवीय भ्रमण के नाम से भी जाना। क्या बोलते हैं इसे ध्रुवीय भ्रमण भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? ध्रुवीय भ्रमण। यानी कि जो ध्रुव है उसका भ्रमण क्या होता है? घूमना फिरना। ठीक है, क्लियर पॉइंट? क्लियर है। अब पॉइंट ये है कि TPW एक नया वर्ड निकल के आ गया, ये क्या है? क्योंकि आप सभी को पता है कि हम कॉम्प्रिहेंसिव कवर करेंगे, एक एक वर्ड की मीनिंग आपको बताई जाएगी। जो भी वर्ड डिस्प्ले पे एक बार दिख जाएगा वो आपके दिमाग में भी पहुंच जाएगा। तो हम जब बात करें TPW, तो TPW को आप इस तरीके समझिए कि इसे पृथ्वी के क्रस्ट तथा मेंटल का बाह्य कोर के ऊपर घूर्णन करना, इसका मीनिंग होता है। क्या अर्थ होता है? दोबारा सुन लीजिए। TPW का अर्थ होता है कि जो पृथ्वी का क्रस्ट और मेंटल, आप सभी को पता है जब हम बात करते हैं 3 लेयर्स की, तो 3 लेयर्स हमारे पास क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो बेटा इनको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इनर कोर, आउटर कोर, है ना? ऐसे ही इनर मेंटल, आउटर मेंटल। ठीक है, तो वहीं की बात हो रही है। तो जब हम बात करते हैं इनर मेंटल की, आउटर मेंटल की, तो इनर क्रस्ट और आउटर मेंटल, यहाँ पे द्रव पदार्थ मिलता है जिसे हम द्रव मंडल भी बोलते हैं। ठीक है साहब, रेडियो एक्टिव तत्वों के कारण यह है यहाँ पर जो द्रव अवस्था मिलता है, द्रव यानी कि अर्धद्रव इसे बोलते हैं, उस अवस्था में तत्व मिलते हैं, एलिमेंट्स मिलते हैं। ठीक है, अब मैं द्रव अवस्था क्यों नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अर्धद्रव क्यों बोला? तो जैसे कि हम समझते हैं 3 फॉर्मेट हम बेसिक जानते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस यानी कि बिल्कुल हार्ड मेटल, द्रव यानी कि बिल्कुल लिक्विड की बात हो रही है, गैस एक अलग फॉर्मेट हो गया। लेकिन जैसे आप समझिए पानी है, ठीक है, तो वो द्रव हो गया। पानी को रेत में मिला दो, बहुत ही पतला कीचड़ बनाया तो क्या बन गया? वो द्रव ही रहेगा। लेकिन जब वो थोड़ा गाढ़ा होता चला जाएगा सूखने के बाद, तो वो ना तो द्रव रह पाएगा और ना ही क्रस्ट बनेगा, तो उस स्थिति को बोला जाता है अर्धद्रव्य। ठीक है, क्लियर पॉइंट? तो समझ गए, उस स्थिति, उस वाली जो स्टेट है उसमें ये पाए जाते हैं। तो पृथ्वी का क्रस्ट और मेंटल का जो द्रव वाला पार्ट है बाह्य कोर के ऊपर घूर्णन करता है, इसका मीनिंग ये है। ठीक है, क्लियर पॉइंट? इससे क्या फायदा होता है, क्यों काम आता है? तो TPW यानी कि जो TPW मैं बोलूंगा, मीनिंग आप पता चल गया TPW क्या होता है, अर्थ पता चल गया। अब मैं TPW ही बार बार बोलूंगा तो आप समझिए मैं किस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, किन चीजों की बात कर रहा हूँ। तो TPW क्या करता है? TPW पृथ्वी को जो घूर्णन संतुलन है उसको बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, और जब TPW चेंज होगा तो क्या होगा बेटा? जब TPW चेंज होगा तो सारी चीजें क्या होंगी? डिस्टर्ब हो जाएंगी, वो भी चेंज होंगी। ठीक है, स्थानांतरण क्या हो रहा है? TPW हो रहा है। तो TPW में जब चेंजेस आएंगे तो सिंपल सी बात है, बहुत सारी चीजें चेंज होंगी। ठीक है, जैसे कि TPW सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? द्रव्यमान पर क्या करता है? डिपेंड करता है। तो द्रव्यमान चेंज होगा, TPW चेंज होगा, है ना? अब हम बात करेंगे पहले कि इसको बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं। यानी कि कहाँ लिखता हूँ? TPW यहाँ लिखता हूँ बेटा ना, TPW बढ़ावा देने वाले कारक। अब मैं बहुत आराम से करूँगा, न्यूज़ वीडियो बड़ी हो जाए तो हो जाए, लेकिन मैं अब बहुत डिटेल में करूँगा क्योंकि मैंने लास्ट वीडियोस थोड़ा सा स्पीड कर दिया। बट अब ऐसा नहीं होगा, लेक्चर लंबा हो रहा है तो होने दो, जिसको देखना है वो देखे, जिसको नहीं देखना है वो नहीं देखेगा। बट मैं कॉम्प्रिहेंसिव हर चीज़ कवर करूँगा, एनालिसिस भी करूँगा अब न्यूज़ का। अब मैं 1 डे एग्जाम की तरफ ही नहीं सोच रहा हूँ। मेरे को PCS वालों का भी देखना है, मेरे को सिविल्स वालों का भी, सबको देखना है। मैं एनालिसिस करूँगा ताकि किसी को भी अगर थोड़ा भी प्रॉफिट होता है तो वो एक अच्छी बात है मेरे लिए भी और किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब TPW को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं।
ठीक है, तो हमने क्या बताया, मेन कारक किस पे डिपेंड कर रहा है, टीपीडब्ल्यू। टीपीडब्ल्यू डिपेंड करता है मुख्यतः किस पे डिपेंड करेगा बेटा, टीपीडब्ल्यू डिपेंड करेगा द्रव्यमान पर। किस पे करेगा, द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा। तो जिस भी चीज से द्रव्यमान चेंजेस होगा, जिस भी चीज से, जिस भी तत्व से द्रव्यमान में हम परिवर्तन ला सकते हैं, उससे क्या होगा, टीपीडब्ल्यू प्रभावित होगा। जिससे भी टीपीडब्ल्यू चेंज, द्रव्यमान चेंज होगा, उससे टीपीडब्ल्यू चेंज होगा, क्योंकि टीपीडब्ल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो फर्स्ट अगर मैं ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचूं तो हिम नदों का पिघलना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है पानी को बढ़ावा देने के लिए। तो हिम नदों का पिघलना, तो अब आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं किस चीज से, कि स्थानांतरण क्यों हो रहा है, हिमनद क्यों पिघल रहे हैं भाई मेरे, हिमनद पिघल रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक है, वहीं दूसरा पॉइंट हम जोड़ सकते हैं, बर्फ चादर का पिघलना। किसका, बर्फ का पिघलना। एक ही पॉइंट दोनों, बर्फ चादर का, दोनों सेम ही पॉइंट है लगभग, लेकिन इसके पीछे का रीजन आप ये जानिए कि ये किससे हो रहे हैं बेटा, ये हो रहे हैं हमारे क्लाइमेट चेंज की वजह से। आप इसे बहुत अच्छे से जानते हैं। थर्ड पॉइंट बताइए, क्या प्लेट टेक्टोनिक्स का कोई कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है, जी हाँ, जब प्लेट का संचलन होता है तो किसी क्षेत्र में प्लेट बंद हो रही है तो किसी क्षेत्र में ओपन हो रही है, तो जहां पे ओपन होंगी वहां पर पानी का द्रव्यमान अधिक होता है, द्रव्यमान बढ़ेगा। ठीक है साहब, तो भाई मेरे क्या होगा, प्लेट टेक्टोनिक्स एक एग्जाम्पल हो सकता है जिससे प्रभावित होगा। है ना क्लियर है मामला, मामला क्लियर है भाई। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा स्टैटिक पार्ट। अब बढ़ेंगे हम न्यूज की तरफ, क्योंकि ये थे हमारे नेचुरल कारक। कौन से, ये प्राकृतिक कारक हैं। कौन से बेटा, प्राकृतिक कारक हैं जिनके कारण टीपीडब्ल्यू बढ़ सकता है। और प्रभाव क्या होंगे टीपीडब्ल्यू से, वो आपको अभी और भी दिखा दूंगा, वैसे थोड़ा बहुत आप समझ भी गए होंगे। अभी कनेक्ट करते करते हम थोड़ा और भी जान लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब हमारा न्यूज क्या है, हमारा न्यूज है बांध कैसे प्रभावित कर रहे हैं साहब। सर आपने बांध का तो बताया नहीं, आप इधर की बातें कर रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अब आ जाती है बांध कैसे प्रभावित कर रहे हैं। अब आते हैं बांधों पर, बांध कैसे प्रभावित कर रहे हैं। अब आइए बांधों पर। तो हमने आपको क्या बताया कि जहां पर भी, जिस भी रीजन से द्रव्यमान को हम बढ़ा सकते हैं, द्रव्यमान बढ़ सकता है, उसी कारण क्या होगा, टीपीडब्ल्यू प्रभावित हो जाएगा। अब जब बताइए, जब हम बांध बनाते हैं, हम जलाशय बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, पानी को स्टोर करते हैं। जब पानी को स्टोर करेंगे तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर एरिया में क्या होगा, द्रव्यमान बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट। और द्रव्यमान बढ़ेगा तो क्या होगा, टीपीडब्ल्यू प्रभावित होगा। क्योंकि जैसे ही आपने यहाँ पे, ये सपोज करो, ये एक क्या है, यहाँ नेचुरल पानी था, ये क्या था, ये पानी का फ्लो है नेचुरल। ठीक है साहब, आपने बांध बनाया इतना ऊंचा। ठीक है, अभी यहाँ पे इसका इसका जो द्रव्यमान था वो मान लो 100 kg था, आपने डैम बना दिया, अभी कितना हो गया, 10,000 हो गया। तो क्या होगा, द्रव्यमान प्रभावित हुआ। अभी पुनर्वितरण होगा द्रव्यमान का, इससे किसी और से बैलेंस करेगा, तो क्या होगा, एक्सिस प्रभावित होगा, ध्रुव प्रभावित होगा। और इसी प्रभाव को हम क्या बोले हैं, ध्रुवीय भ्रमण बोलते हैं। इसी प्रभाव को हम क्या बोलते हैं, टीपीडब्ल्यू बोलते हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट है, क्लियर पॉइंट है भाई। ऐसा कोई पॉइंट जहां जो अभी तक समझ में नहीं आया है। ठीक है, अब आप समझ गए कि बांध का प्रभाव कैसे पड़ता है। अब मुझे नेक्स्ट पॉइंट बताइए कि हर बांध का प्रयोग, हर बांध से टीपीडब्ल्यू यानी कि हर बांध का प्रभाव बराबर होगा या अलग अलग होगा, बताइए। जब हर बांध का आकार अलग होगा, हर बांध की द्रव्यमान जो परिवर्तन है उससे अलग होगा। ठीक है, क्योंकि जब हमें पता चला है कि बदलाव जो हो रहा है वो किससे हो रहा है, द्रव्यमान के पुनर्वितरण से। मेन कारक क्या है, द्रव्यमान, पानी का स्टोरेशन। ठीक है, तो वहां से क्या होगा, हर बांध की कैपेसिटी क्या होती है, अलग अलग रहेगी, राइट। जब अलग अलग रहेगी तो क्या होगा, प्रभाव भी अलग अलग रहेगा। तो क्या होगा, होगा नहीं होगा, तो हर बांध का प्रभाव अलग अलग रहेगा। यहां तक पॉइंट क्लियर है कि नहीं, बताइए। यहां तक पॉइंट क्लियर है या नहीं, अगर क्लियर है तो आगे बढ़िए। अब मुझे 1 मिनट दे दीजिए बस जरा।
ठीक है, अब बात आ रही है। चलो, तो यहाँ तक क्लियर है। अब हम आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रभाव। तो अब आप समझेंगे प्रभाव को लेकर नेक्स्ट पॉइंट। अब आते हैं हम प्रभाव, कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ही फर्क पड़ जाएगा भाई। अगर हमको ध्रुव चेंज हो जाएंगे तो क्या ही हो जाएगा, कौन से पहाड़ टूट जाएंगे, है ना, कुछ नहीं आ रहा होगा मन में। चलो पहाड़ों को भी तोड़ लेते हैं। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो बड़ी समस्या आएगी वो आएगी बेटा नेविगेशन की। किसकी आएगी, नेविगेशन। अब नेविगेशन कौन सी बला आ गई भाई, जिनको नहीं पता है वो बताइए कि भाई नेविगेशन क्या आएगा। नेविगेशन समस्या, नेविगेशन की समस्या आएगी सबसे पहले। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि हमारे जो नेविगेशन करते हैं हम सैटेलाइट पर डिपेंड है ना, सैटेलाइट्स पर डिपेंड है। तो जब ध्रुव चेंजेस होंगे, जब एक्सिस चेंज होंगे, तो सैटेलाइट और जो स्पेस के टेलीस्कोप हैं उनकी जो स्थिति है, एग्जैक्ट स्थिति जो है, वो प्रभावित होगी नहीं होगी, है ना। जो डाटा हम आज सटीकता से हम प्राप्त कर पाते हैं, क्या हम प्राप्त कर पाएंगे उस समय, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी क्या होगी, स्थिति चेंज हुई है। राइट, दोबारा सुन लीजिए, नेविगेशन की समस्या किस तरीके से हो सकती है। आप सभी को पता है कि नेविगेशन के लिए मानव सैटेलाइट्स पर डिपेंड है या फिर स्पेस टेलीस्कोप पर डिपेंड है। राइट, बट जब ध्रुव चेंज होगा, एक्सिस चेंज होगा, तो साथ के साथ सैटेलाइट और जो स्पेस टेलीस्कोप है वो भी चेंज होंगे, क्योंकि वो तो फिक्स है, ऐसे घूमने साथ के साथ ना, है ना। तो क्या होगा, जब उनकी स्थिति चेंज होगी तो जो हमें अनुमान मिलते हैं, है ना, जो कि उसके घूर्णन पर डिपेंडेंट हैं, तो वो चेंज होगा। ठीक है, अब दोबारा सुन लीजिए, एक्सिस चेंज होगा तो जो उसका टीपीडब्ल्यू वो चेंज होगा, टीपीडब्ल्यू चेंज होगा तो द्रव्यमान का पुनर्वितरण होगा, द्रव्यमान का पुनर्वितरण होगा तो वह पृथ्वी के घूर्णन को प्रभावित करेगा। और जब पृथ्वी का घूर्णन प्रभावित होगा तो वह डिपेंड करेगा, वह प्रभावित करेगा सैटेलाइट और टेलीस्कोप के डाटा को। ठीक है, क्लियर, क्लियर पॉइंट है। दूसरा क्या प्रभाव पड़ रहा है, दूसरा प्रभाव पड़ सकता है बेटा दिन की अवधि बढ़ना, दिन की अवधि पर, दिन की अवधि पर प्रभाव, दिन की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो आप कुछ नोटिस कीजिए कि पृथ्वी पर दिन धीरे धीरे आपको फील करेंगे जब आप, तो लंबे होते जा रहे हैं। और यह प्रक्रिया तेज हो रही है। प्रक्रिया तेज क्यों हो रही है, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया, महत्वपूर्ण कारण क्या है, हिमनदों का पिघलना। और ये किसको प्रभावित किससे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, क्लाइमेट चेंज एक बड़ा इश्यू है इसके लिए, अब वो लगातार बढ़ रहा है। तो जो प्रक्रिया पहले बहुत स्लो थी अब वो तेजी से हो रही है, कि दिन की अवधि धीरे धीरे बढ़ती तो जा रही है, दिन लंबे तो होते जा रहे हैं, बट वो प्रोसेस अब तेज हो गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा, ये प्रभाव हमें देखे। तो ओवरऑल हमने पूरी न्यूज़ को समझा। आई होप कि आपको मजा आया होगा, क्योंकि मैंने अब ठान लिया है कि मैं इस तरीके से ही करना है मेरे को। जिसको समझना है समझिए, जिसको पढ़ना है पढ़िए, जिसको लग रहा है वीडियो बोरिंग है थैंक यू, जिसको लग रहा है मज़ा आ रहा है थैंक यू, जिसको लग रहा है कि हाँ बकवास है उसके लिए भी थैंक यू। ठीक है, चलो अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। और नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि दूषित स्थल प्रबंधन के लिए नए नियम अधिसूचित किए गए हैं। ठीक है, तो न्यूज़ हमारा है कि जो दूषित स्थल हैं उनको प्रबंध करने के लिए, यानी कि उनको मैनेज करने के लिए नए नियम क्या किए गए, लॉन्च किए गए हैं, अधिसूचित किए गए हैं। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे पहले क्या था फिर अब क्या हुआ है। ठीक है, तो पहले एक नियम हुआ करता था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पहले एक नियम हुआ करता था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, था पहले यह एक नियम हुआ करता था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसके तहत वन, पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नाम सुन लीजिए, पर्यावरण वन एवं परिवर्तन मंत्रालय ने, ठीक है, 2025 अधिनियम निकाला है, सूचित एक क्या किया, नए नियम बना के दिए हैं। ठीक है, तो किसने नियम बनाए, पहला तो पॉइंट बताइए, नियम किसने बनाए हैं, नियम किसने बनाए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नियम किसने दिए हैं, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय। ठीक है साहब, तो लिख देता हूं पर्यावरण
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ठीक है, थोड़ा नाम लंबा है बट आपको याद रखना पड़ेगा, सॉरी। तो यहाँ तक ठीक है साहब। तो जो नए नियम हैं वो किसके अंतर्गत लाए जा रहे हैं? वो लाए जा रहे हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 था, उसको क्या किया गया है, उसमें उसको सूचित किया गया है और नए अधिनियम अधिसूचित कर दिए हैं। कौन से? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 2025। यानी कि एक तरह से आप समझ सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को संशोधित किया गया, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो संशोधित किया गया है और इसे बना दिया गया है 2025। ठीक है, क्लियर पॉइंट, क्लियर। तो आप समझिए थोड़ा सा कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स डाले गए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए। एज ए ह्यूमन आपको पता होना चाहिए कि जब हम बात कर रहे हैं दूषित स्थल, उनको मैनेज करने के सरकार ने क्या क्या किया है। तो एज ए ह्यूमन, एज ए सोसाइटी का पार्ट आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो जब हम बात करते हैं दूषित प्लेस, तो पहले आप मुझे दूषित प्लेस होते क्या है, दूषित प्लेस होते क्या है। तो दूषित स्थल, दूषित प्लेस ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पहले खतरनाक अपशिष्ट का, डेंजरस एलिमेंट, खतरनाक अपशिष्ट का निपटान किया गया हो, यानी कि डिस्चार्ज किया गया हो, है ना, या जिससे मिट्टी और पानी दूषित हो। यानी कि आप एक समझिए कि डिस्पोजेबल था, जो सामान था उसको क्या कर दिया, डिपोर्ट किया, या फिर क्या बोलेंगे उसे, जाके पटक देना, क्या, अरे मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो जो हमारा खतरनाक अपशिष्ट था उसको एक स्थान पे जमा कर दिया, जिससे वहां पे क्या हो रहा है, मिट्टी और पानी दूषित हो रहे हैं। जब मिट्टी और पानी दूषित होंगे तो सिंपल सी बात है, वह मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण दोनों के लिए ही खतरा पैदा होंगे, नहीं होंगे। तो ऐसे क्षेत्र जहां पहले कभी खतरनाक अपशिष्ट का निपटान किया गया है, जो मानव स्वास्थ्य या फिर पर्यावरण के लिए हानिकारक हो या खतरा पैदा कर रहे हो, ऐसे क्षेत्रों को क्या बोलते हैं, दूषित क्षेत्र बोलते हैं। क्लियर पॉइंट? ठीक है। दूसरा, अब इन नियमों से होगा क्या, वैसे ये बताइए, पॉइंट क्या है, इन नियमों से क्या प्रभाव पड़ेगा, इन नियमों से क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा इन नियमों से। तो यह नियम क्या करेंगे, एक सुनिश्चित करेंगे, क्या करेंगे कि जो दूषित स्थल हैं उनकी सफाई के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति चुना जाए। ठीक है, यानी कि किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाए, किसी एक व्यक्ति को इन दूषित स्थलों की सफाई की जिम्मेदारी दी जाए। यह किसके द्वारा किया जाएगा, इन नियमों के द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट है, यहाँ तक अल्ट्रा क्लियर है। चलो, यहाँ तक अल्ट्रा क्लियर हो तो मजा आ गया, राइट। तो अभी तक हमने क्या किया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की बात की, उसमें कुछ संशोधन किए गए, हमने बात की दूषित स्थल क्या होते हैं, इस नियम से क्या होगा। अब हम बात करेंगे कि नियम में मुख्य नियम कुछ इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो भाई मेरे मुख्य नियम में मुख्य बिंदु क्या क्या है वो देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि थोड़ा आपको ओवरव्यू मिल जाए कि सरकार कर क्या रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो थोड़ा पॉलिसी बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले कि जो कवर किए गए प्रदूषक हैं उनकी लिस्ट बनेगी, नियम बनेंगे, समझ क्या है, अपशिष्ट के लिए नियम बनेंगे। क्या नियम है कि जो खतरनाक है या फिर अन्य अपशिष्ट हैं जिनकी प्रबंधन और सीमा पार संचालन नियम 2016 के अनुसार 189 खतरनाक पदार्थ को क्या किया है, इसके अंतर्गत कवर किया गया है। ठीक है, तो यानी कि इस अधिनियम के अंतर्गत 189 खतरनाक जो अपशिष्ट हैं उनको शामिल किया गया है, कवर किया गया है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, कवर कौन कौन सा नहीं किया गया, जैसे कि रेडियो एक्टिव अपशिष्ट हो गया, यानी कि रेडियो धर्म जो होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं उनका अपशिष्ट कुछ है तो, ठीक है, खनन से निकलने वाला अपशिष्ट है तो, समुद्र में तेल रिसाव हो जाए, ठीक, या फिर कोई ठोस अपशिष्ट है जिसको डंप किया गया हो, तो उन सबको क्या है इसमें शामिल नहीं किया गया, इसमें कवर नहीं किया गया। उसके लिए अलग अलग कानून है सबके लिए और इन्हें अलग अलग कानूनों के माध्यम से कवर किया जाएगा। ठीक है, तो हमने बात की अभी कि 189 पदार्थ हैं जिनको शामिल किया गया है, लेकिन जिनके नाम मैंने लिए हैं उनको
इस नियम के अंतर्गत, किस नियम के अंतर्गत, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 2025 के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है। वो कौन कौन सी है, रेडियोधर्मी अपशिष्ट, खनन, समुद्री रिसाव, चाहे हम बात करें ठोस अपशिष्ट। ठीक है, इनको लेके ऐसा नहीं कि इनको छोड़ दिया गया ऐसे ही, इनको अलग अलग कानूनों के माध्यम से कवर किया गया है। ठीक है, यानी कि इसके माध्यम से कवर नहीं किया गया है, लेकिन और नियम है जिनके माध्यम से इन्हें कवर किया गया है। ठीक है, दूषित जो स्थल है उनके प्रबंधन के लिए क्या किया गया, कुछ कदम उठाया गया क्या? सबसे पहले क्या करेंगे मुझे बताइए, आपको कुछ करना है तो आप सिंपल सोच के बताइए कि आप क्या करेंगे, बताइए। आप किसी संस्था के हेड हैं, ठीक है, आपको उस संस्था के लिए जो वहाँ पे कुछ खराब चीज़ें वो सही करना है, तो क्या करेंगे आप? पहले क्या करेंगे, पहले आप उनकी पहचान करेंगे, नहीं करेंगे, कि गलत चीज़ें क्या है। जब आप किसी सिस्टम में जाते हैं तो पहले वहाँ की गलत चीज़ देखते हैं कि गलत है क्या, पहचान करेंगे। ठीक है, फिर चेक करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, क्या ठीक है या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं है मेरे पास, ठीक है, या फिर मैंने गलत तरीके से चीज़ें नहीं देख ली हैं। ठीक, पहचान करेंगे, फिर उनकी दिक्कतें क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, यही करेंगे ना, और फिर करेंगे लास्ट में सॉल्यूशन, यानी कि बाद में तैयार करेंगे रोड मैप कि हमें किस तरीके से इन्हें सॉल्व करना है, यही करेंगे आप। इसी तरीके से हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दूसरे स्थलों की, अगर बात करें प्रबंधन को लेकर, तो सबसे पहले हम करेंगे स्थलों की पहचान कि दूसरे स्थल कौन कौन से हैं। ठीक है, और यह काम कौन करेगा, यह काम करेगा SPCB। ठीक है, एक मिनट रुकिए जरा, हाँ सॉरी, हाँ आ गया मेरे को, दूषित प्रबंधन कैसे करेंगे बेटा, तो पहले करेंगे स्थलों की पहचान। ठीक है, स्थल की पहचान कौन करेगा, SPCB के द्वारा, SPCB के द्वारा इसकी पहचान की जाएगी। ठीक है साहब, SPCB क्या होता है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और फिर क्या करेगा ये है उन स्थलों का क्या करेगा, सीरीज बनेगी प्रॉपर। फिर क्या करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे मूल्यांकन, फिर उनका मूल्यांकन करेंगे, है ना, कि जो SPCB संदिग्ध स्थलों का निरीक्षण करेगी और संभावित सूची तैयार करेगी, ताकि उसको जो भी प्रॉपर फॉर्मेट है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे कि हम बात करें केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है, जिसे बोलेंगे CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, को सूचित करेंगे और आगे की कार्रवाई स्टार्ट की जाएगी। यानी कि पहले हम पहचान करेंगे, फिर मूल्यांकन करेंगे, और फिर पहचान करेंगे कि एक्चुअल में वहां पर जो प्रदूषक है किस तत्व के कारण प्रदूषण फैल रहा है, यानी कि एक्चुअल समस्या क्या है उसे पहचान करेंगे। ठीक है, क्लियर पॉइंट, उसकी पहचान करेंगे। सारा काम कौन देखेगा बेटा, सारा काम SPC के द्वारा की जाएगी और उसके द्वारा ही कार्रवाई की जाएगी। फिर क्या करेंगे, देखो हमने स्थलों की पहचान कर ली, मूल्यांकन कर लिया, उसके बाद प्रदूषक का पता चल गया कि क्या क्या प्रदूषण, कौन कौन सा प्रदूषक है। अब क्या करेंगे हम, अब बनाएंगे सफाई की योजना, यानी कि अब हम करेंगे समस्या का समाधान, रोड मैप तैयार, समझ में आया, सफाई योजना। तो आप इसे इस तरीके से कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आई होप कि आपको बोरिंग और ऐसा। तो हमने देखा कि किस तरीके से हम चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, जिस तरीके से हमने एग्जाम्पल से समझा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले स्थलों की पहचान की, फिर हमने मूल्यांकन किया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, प्रदूषक की पहचान की, स्पेसिफिक कि किसके कारण यह समस्या उत्पन्न हो रही है, कौन सा प्रदूषक यहाँ पे है। ठीक है, दूसरा क्या है, सफाई की फिर हमने योजना की है। ये सारा काम कौन करेगा, ये सारा काम किया जाएगा SPCB के द्वारा, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, क्लियर। अब एक चीज बताइए कि अगर किसी केस, कुछ केस ऐसा होता है जहां पर प्रदूषक की पहचान नहीं हो पाई, तो क्या होगा, अगर प्रदूषक की पहचान नहीं की गई किसी भी रीजन से, तो SPCB अपनी सफाई की योजना लागू कर देगा, चाहे प्रदूषक की पहचान हो या ना हो। ठीक है, क्लियर पॉइंट, राइट। थोड़ा वित्त से संबंधित समझते हैं कि
जो मूल्यांकन है, जो सुधार है, उसके लिए वित्त पोषण की क्या व्यवस्था है। तो प्रारंभिक जो लागत है उसका लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1951 के तहत पर्यावरण राहत कोष से, कहाँ से, पर्यावरण राहत कोष से, जो फाइनेंस का है, यानी कि अगर हम बात करें फाइनेंस, फाइनेंस कहाँ से होगा सब प्रोजेक्ट, पर्यावरण राहत कोष। पर्यावरण राहत कोष से केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा इसे वहन किया जाएगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट। दंड की अगर हम बात करें, दंड क्या होगा, तो अगर किसी स्थल के कारण स्वास्थ्य को खतरा है, इसके लिए स्वास्थ्य के लिए अगर खतरा है, तो राज्य बोर्ड सफाई ना करके सीधा जुर्माना भी लगा सकता है, ये उसके पास अथॉरिटी है। क्लियर पॉइंट। तो ये थे हमारे ओवरऑल कि दूषित स्थल प्रबंधन के लिए नए नियम लागू किए गए, उससे संबंधित जो न्यूज़ थी आपके साथ मैंने साझा की, साथ के साथ मैंने उसका एनालिसिस भी किया ताकि आप चीज़ें इजीली एग्जाम्पल से और कनेक्ट कर पाए। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति के लिए रिपोर्ट जारी की गई है, जिसे बोला जा रहा है सोफी रिपोर्ट 2025। ठीक है साहब, तो विश्व में खाद्य सुरक्षा के लिए, ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो सोफी रिपोर्ट है वो किससे संबंधित है। तो सोफी रिपोर्ट संबंधित है किससे, खाद्य सुरक्षा से, और पोषण की स्थिति बताने के लिए इस रिपोर्ट का प्रयोग किया जाता है, इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पे भुखमरी की, अगर हम बात करें वैश्विक भुखमरी की, वैश्विक भुखमरी 2022, वैश्विक भुखमरी 2022 से 2024 का हमारे पास जो रिपोर्ट है उसका डाटा है। इस रिपोर्ट के माध्यम से कहा गया है कि जो वैश्विक भुखमरी है कहाँ से कहाँ तक, 2022 से 2024 की बात हो रही है, कहाँ से 2022 से 2024 तक कितनी हो गई है, घटकर 8.2% रह गई है। कितना रह गया बेटा, 8.2% रह गई है। ठीक है, इसमें जो अधिकांश है, जो परसेंटेज है, वह अफ्रीका, पश्चिमी एशिया के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में भुखमरी बढ़ती जा रही है, वो एक अलग समस्या है। बट ओवरऑल इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक भुखमरी ओवरऑल कम हुई है। ठीक है, कितना है, 8.2% अभी है। ठीक, हमने बात की कि अफ्रीका और पश्चिम एशिया के जो अधिकांश क्षेत्र हैं वहाँ पर भुखमरी बढ़ती जा रही है, वह एक अलग समस्या है। राइट, वहीं इस रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया है कि 2021 से मध्यम या गंभीर खाद्य सुरक्षा में कमी आई है। जब हम बात करते हैं क्राइटेरिया की, तो हम डिवाइड करते हैं, तो उसमें एक डिवाइडेशन है मध्यम और गंभीर खाद्य सुरक्षा, जो कि बहुत ही दयनीय और खराब स्थिति को दर्शाता है, उसमें कमी आई है। इस रिपोर्ट के आधार पर यह कहा गया है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। वहीं इस रिपोर्ट के दौरान एक चीज कही गई है, महंगाई को लेकर, कीमतों को लेकर, खाद्य पदार्थों की कीमतों को लेकर इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 और 24 में, कहा बेटा 2023 और 24 में, 2023 और 24 में जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी कीमतों में वृद्धि आई है। खाद्य पदार्थ की कीमतों में वृद्धि हमें देखने को मिली है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जिससे क्या हुआ है कि जो वैश्विक स्तर पर जो एक हेल्दी डाइट होती है, हेल्दी फूड होता है, जब कीमतें बढ़ेंगी तो इससे क्या होगा, जो स्वस्थ खाना जिसे हम हेल्दी फूड बोल रहे हैं, उसकी जो एवरेज लागत है, एवरेज कीमत है, उसमें क्या होगी, कीमत में क्या होगी, वृद्धि होगी नहीं होगी,
भाई जो खाना है, जो खाद्य फूड है, वह महंगा आ रहा है, तो सिंपल सी बात है उसकी लागत बढ़ जाएगी, लागत बढ़ेगी तो ओवरऑल कीमत में वृद्धि हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लियर पॉइंट। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन क्या है वृद्धि का? इंपॉर्टेंट रीजन है रूस और यूक्रेन युद्ध। एक इंपॉर्टेंट रीजन है रूस और यूक्रेन युद्ध, क्योंकि युद्ध जो यूक्रेन है वह अपने आप में गेहूं और मतलब खाद्य पदार्थ उनके एक्सपोर्ट के लिए एक एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था, मतलब एक्सपोर्ट करने वाला, निर्यात करने वाला। युद्ध से क्या हुआ? क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ है, जिससे ओवरऑल इनकी कीमत बढ़ी है, यानी कि मुद्रास्फीति को बढ़ावा दिया गया है इस युद्ध ने भी। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है, मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिला है। एक पॉइंट क्लियर है, ठीक। लेकिन इस रिपोर्ट में एक चीज बहुत अच्छे से बताई गई है कि इन सब चीजों के कारण भी, इन सब चीज के बावजूद खाद्य पदार्थों की कीमत महंगा होना, स्वस्थ खाना जो डाइट है उसको महंगा करना, लागत महंगी होनी, कीमत महंगा होना, ठीक है, जो अनाज की टोकरी कहा जाता है उस देश को, उस देश का युद्ध में इन्वॉल्व होना, जिससे खाद्य जो पदार्थ है वो और महंगे हो गए। इन सब के बावजूद भी विश्व में जो हेल्दी डाइट है उस पर खर्च करने में असमर्थ लोग, ठीक है, यानी कि इस हेल्दी डाइट की जो मैं बात कर रहा हूं, इस पर खर्च करने वाले लोग, खर्च करने वाले लोगों में कमी आई है, सॉरी वृद्धि हो गई, करने वाले लोगों में वृद्धि हुई है, ये लोग बढ़े हैं। क्लियर पॉइंट। तो जो असमर्थ लोग हैं, जो समर्थ, जो मतलब इसको खरीदने, जो उस खाने को खरीदने में असमर्थ, सक्षम नहीं थे, ऐसे लोगों की संख्या में कमी आई है। तो ऐसे लोग हुआ करते थे 2019 में जो समर्थ नहीं थे, नॉट एबल टू बाय, समर्थ नहीं थे, उन लोगों में कमी आई है। ठीक है, उन लोगों में कमी। ठीक, तो ये नंबर था 2019 में, ये है नंबर 2.76 बिलियन था, जो घटकर कितना हो गया 2.63 बिलियन हो गया है 2024 में। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, बट मिलियंस ऑफ लोग कम हुए हैं, दैट इज इनफ, समथिंग बेटर देन नथिंग। अब एक साथ डाटा कम नहीं होता है, ठीक है, धीरे धीरे ही चीज़ें इवॉल्व होती हैं, धीरे धीरे चीज़ें ही सुधरती हैं, एक साथ काया परिवर्तन, क्रिया परिवर्तन एक साथ नहीं होता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। अगर मैं बात करूँ, इस रिपोर्ट का एक और पॉइंट है कि 15 से 49 आयु वर्ग की जो महिलाएं हैं उनमें एनीमिया, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इस रिपोर्ट का क्या है? रिपोर्ट का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है महिलाओं से संबंधित कि 15 से 49 वर्ष की महिलाएं क्या फेस कर रही हैं? महिलाएं तो एनीमिया फेस करती हैं, ठीक है बेटा, एनीमिया फेस कर रही है। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया होता है रक्त की कमी, ठीक है, और वयस्क लोगों में, मतलब ये कॉमन है, वयस्क लोगों में मोटापा, ये दो समस्याएं हमें इस रिपोर्ट के माध्यम से पता चल रही हैं, ठीक है, जिसमें अगर मैं डाटा की बात करूं तो 2012 में यह डाटा था, 2012 में 12% था, 2012 में यह था 12.1%। वहीं अगर मैं बात करूं 2022 में यह हो गया 15.8%। ठीक है बेटा, क्लियर है तक? तो ये थे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज, क्योंकि आप सभी को पता है खाद्य सुरक्षा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारी पॉलिसीज का, क्योंकि हम कृषि प्रधान देश हैं। ठीक है, कृषि प्रधान देश क्या होते हैं कि जिन देशों में अधिकतम लोग, 50% से अधिक लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े होते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो हमें अभी भी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था के रूप में हम समझते हैं।
तो हमारे लिए किसान, कृषि, खाद्य फसल, खाना, ये सब एक पुराने ज़माने से चली आ रही एक सभ्यता है, संस्कृति है। ठीक, औरों की तरह हमारे यहाँ फार्मिंग एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, तो हमारे यहाँ अलग अलग परंपरा है, तो एक संस्कृति के रूप में हम इसे देखते हैं। ठीक, क्लियर पॉइंट, यहाँ समझ में आया? ठीक, एक वर्ड आया है यहाँ पे निकल के, सोफी 2025। सोफी क्या है, इसे कौन जारी करता है सोफी को, तो बताइए मुझे। सोफी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, लिखने के लिए जगह मेरे को दिख तो नहीं रही है, लिख देता हूं। सोफी सोफी रिपोर्ट को FAO IFAD यूनिसेफ और WHO और WFP, इन सब के द्वारा संयुक्त रूप से एक पहल के रूप में जारी किया जाता है। ठीक है, ये थी हमारी सेकंड न्यूज़, जो हमने बहुत ही डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से कवर की। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है, एक मिनट, ओहो, ठीक है, तो न्यूज़ यहाँ से हट गई है, मैं अब सीधे पेज ऐड करूँगा। तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि हाँ ठीक, आ गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नेक्स्ट न्यूज़ हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति। यह करंट अफेयर्स का पार्ट क्यों है? क्योंकि आपको पता है NEP पॉलिसी 2020 में आया था, और अब इसे 5 वर्ष हो गए हैं। ठीक है, तो राज्य शिक्षा नीति को हम पहले जानेंगे, 5 वर्ष पूरे हुए हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी कि देश की शिक्षा व्यवस्था का रोड मैप, यानी कि देश में किस प्रकार से शिक्षा को आगे बढ़ाया जाएगा, इस बारे में जो रोड मैप बनाया गया है उसे हम बोल रहे हैं भारत की शिक्षा नीति। यह शिक्षा नीति 2020 में लाई गई थी। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं थी, जैसे कि हम बात करें, पाठ्यक्रम में सुधार किया गया था, जो पाठ्यक्रम था उसको परिवर्तित किया गया था, यानी कि 5 3+3+4 के रूप में कैटेगराइज किया गया था। ठीक है, हम बात करें बुनियादी कौशल को लेकर, तो जहां निपुण हो गया, भारत और विद्या प्रवेश, ठीक है, जैसी पहल स्टार्ट की गई। हम बात करें समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए इस शिक्षा नीति को लाया गया। ठीक, तो हम पाठ्यक्रम के साथ साथ उपलब्धि के रूप में समझें तो निपुण कार्यक्रम के द्वारा भारत और विद्या प्रवेश के माध्यम से भारत ने, ठीक है, 8.9 लाख स्कूलों में 4.2 करोड़ से अधिक छात्रों का एडमिशन किया, छात्रों तक पहुंच बनाई। अगर मैं बात करूं बेसिक, बिल्कुल ठीक है, तो यह अपने आप में क्या है, एक अचीवमेंट है। क्या अचीवमेंट बताया हमने कि कितने स्टूडेंट है थे, कितने स्टूडेंट, 4.2 करोड़ स्टूडेंटों को जोड़ा गया, 4.2 करोड़ स्टूडेंट को क्या किया गया, जोड़ा गया। ठीक, समावेशिता की बात करें हम, समावेशिता को बढ़ाने के लिए इसे किसे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाया गया। समावेशिता को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? इस नीति के माध्यम से 1.15 लाख, यानी 1,15,000 से अधिक जो समाज से आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से वंचित समूह था, चाहे हम छात्र की बात करें, चाहे हम छात्राओं की बात करें, उनके लिए आवासीय व्यवस्था की गई, और ऐसे लगभग 7.5 लाख, ठीक है, 7.5 लाख छात्र, 7.5 लाख छात्र
को इसमें शामिल किया गया, इसमें नामांकित किया गया। स्पेसिफिक 7.5 लाख की छात्राएं थी, ठीक है। और ये किसकी बात कर रहे हैं, ये छात्रावास की बात कर रहे हैं, हॉस्टल्स की बात कर रहे हैं, क्लियर। वहीं एक एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया, क्या, प्रशस्त, जो दिव्यांगजनों की हेल्प के लिए बनाया गया था। तो आप इसे समझिए, समावेशन क्या होता है कि समाज के अंतिम वर्ग, अंतिम तबके पे, अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति भी समाज के मुख्य धारा में ला सके, उस व्यवस्था को बोलते हैं समावेशी व्यवस्था, ठीक है। तो समावेशन हो रहा है, हमारा एक वंचित तबका छात्राएं, जिनके लिए हमने 7.58 लाख, 7.5 लाख छात्र और छात्राओं के जीवन को के लिए बदलाव किया, आवासीय व्यवस्थाएं की गई, लगभग 7.5 लाख छात्र और छात्राओं को आवासीय नामांकन दिया गया। प्रशस्त एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, जहां पर जो फिजिकल डिसेबल पर्सन होते हैं, दिव्यांगजन होते हैं, उनकी स्क्रीनिंग के लिए सहायता प्राप्त कर सके, ठीक है। अगर मैं बात करूं शिक्षकों के रूप में, शिक्षण के जो टीचर्स होते हैं, उनके लेवल पर क्या परिवर्तन हुआ, इनके लिए निष्ठा पहल को प्रारंभ किया गया, जहां पर हमने 4 लाख से अधिक शिक्षकों को क्या किया गया, ट्रेंड किया गया, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, क्या उपलब्धि हो सकती है, प्रौद्योगिकी को शामिल में किया गया। तो मैं अगर लिखूं, फर्स्ट हमारा समावेशिता हो गया, दूसरा, ठीक है, ट्रेनिंग हो गया टीचर्स के लिए, जहां पर हमने किसकी बात की, कौन सा एप्लीकेशन था भाई, निष्ठा, कौन सा था, निष्ठा एप्लीकेशन था, हमने ये बात की भी की, ये बात हमने समझी, ठीक है। टेक्नोलॉजी का हमने प्रयोग किया, इसमें टेक्नोलॉजी भी लिख सकते हैं, टेक्नोलॉजी की हमने बात की, ठीक। तो इस ऐसी हमने चीजें की जो हमें उपलब्धि के रूप में हम इन्हें समझ सकते हैं। इसी नीति का एक और उपलब्धि है CUTET, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर यूनिवर्सिटीज, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। आप सभी को पता है पहले क्या होता था कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होता था, राइट, कहीं कहीं पे एग्जाम होते थे, अदरवाइज मार्किंग जो होती थी वो होते थे, एडमिशन होते थे 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पर, राइट। आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने क्या पढ़ा है, इट डज नॉट मैटर टू द यूनिवर्सिटीज, है ना। मैटर क्या कर रहा था, सिर्फ 12th क्लास के मार्क्स। बट इस शिक्षा नीति की उपलब्धता क्या थी कि इन्होंने एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट लॉन्च किया। कब लॉन्च किया, 2022 में। यानी कि अब अगर आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, सो दैट ये क्या है, यह एक अनदर अचीवमेंट है किसकी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, ठीक है। इस पॉलिसी को 5 वर्ष हो चुके हैं, जिस कारण यह न्यूज़ में बनी हुई है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि भाई इतनी अच्छी अच्छी है, कुछ नकारात्मक चीज़ें भी तो हो सकती है ना, हम तो तब मानेंगे कि कुछ नकारात्मक तो होनी चाहिए, थोड़ी तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। जी हाँ, नेगेटिव्स की अगर हम बात करें तो नेगेटिव्स हमारे पास हैं, चैलेंज हमें क्या देखने को मिलते हैं, तो केंद्र और राज्य में नीतिगत भेदभाव हमें देखने को मिलते हैं, मतभेद मिलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में बात करें केरल बात करें, हम बात करें पश्चिम बंगाल, जहाँ पर राज्यों ने क्या किया है, PM श्री के स्कूलों के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है। यानी कि इन्होंने इसके लिए क्या कर दिया, इन्होंने इनकार कर दिया। इसके लिए NEP को, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पूर्ण रूप से अपनाना आवश्यक है, ठीक है। इन्होंने क्या कर दिया, PM श्री के स्कूलों को जो कॉन्ट्रैक्ट, जो हस्ताक्षर करना था वो मना कर दिया। अगर कर लेते तो क्या होता, आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को क्या करना था, लागू करना पड़ता। लेकिन केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए, जो चैलेंज था, ठीक है। त्रिभाषा फार्मूला ये एक अनदर चैलेंजेस है, राज्यों का लैंग्वेज के आधार पर विरोध किया जाना, ठीक है। यह एक अनदर क्या है, चुनौती उत्पन्न कर रहा है। नेक्स्ट आइए, अगर संस्था के रूप में समझें तो एक, जब आप पढ़ते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो एक संस्था का नाम लेता है UGC सॉरी, है ना। तो संस्था का आप जिक्र सुनते हैं, तो उसको रिप्लेस करने के लिए, रिप्लेस करके एक नई संस्था बनाएगी जिसका नाम है HECI,
हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग का गठन किया जाना था। यह भी क्या है, इसमें भी क्या हो रहा है, डिले हो रहा है। तो यह क्या, एक अनदर समस्या है। ठीक, क्लियर पॉइंट। तो यह इस लेवल पे हमने देखा कि क्या है, एक समस्या भी है और कुछ हम अचीव भी कर पा रहे हैं। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी हटी हुई है तो मुझे फिर से लाइट लिखना पड़ेगा। न्यूज़ क्या है, न्यूज़ हमारा है, एक मिनट में देखता हूँ न्यूज़ क्या थी यार। ठीक है, न्यूज़ ये है कि निर्वाह मजदूरी चर्चा की जा रही है। निर्वाह मजदूरी पर चर्चा की जा रही है, किस मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि केंद्रीय एवं श्रम रोजगार मंत्रालय के द्वारा निर्वाह मजदूरी पर चर्चा की जा रही है। एक अवधारणा है, उस पर चर्चा की जा रही है। उद्देश्य क्या है, क्यों चर्चा की जा रही है, किस उद्देश्य के साथ की जा रही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो उद्देश्य हमारा ये है सिंपल, कि श्रमिकों के कल्याण में सुधार करना और जो महिलाएं हैं उनकी भागीदारी को बढ़ाना। तो उद्देश्य क्या है हमारा, पहला उद्देश्य। दूसरा, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। ठीक है, क्लियर पॉइंट। वर्तमान में जो हमारे पास नियम है, ठीक है, वह केवल वर्तमान का नियम, वर्तमान में केवल न्यूनतम आय का वर्णन है। ठीक है, न्यूनतम आय या वेतन कुछ भी लिख सकते हैं। तो जो वर्तमान व्यवस्था है, उस व्यवस्था में न्यूनतम वेतन की बात की गई है। तो अब मेरे को बताइए, दो चीजें हैं, जीवन निर्वाह मजदूरी और न्यूनतम वेतन। दो कॉन्सेप्ट की बात की, यानी कि अभी जो व्यवस्था है वह न्यूनतम वेतन की बात कर रहा है, बट अब परिवर्तित करके चीजें बदल रही हैं और चीजें में क्या कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि जीवन निर्वाह मजदूरी चाहिए, यानी कि जीवन को निर्वाह या आसान बनाने वाली मजदूरी। ठीक है, तो न्यूनतम मजदूरी की अगर हम बात करें, न्यूनतम मजदूरी क्या है, तो वेतन केवल जो न्यूनतम निर्वाह के लिए होना चाहिए, बल्कि श्रमिकों की दक्षता बनाए रखने के लिए भी होना चाहिए, उसे बोलते हैं न्यूनतम वेतन। ठीक है, और इसको कैसे हम डिटेक्ट करते हैं, कैसे भुगतान करते हैं, कहाँ से पता चलता है, इसके लिए कोई नियम है, तो इसके लिए है न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948। ठीक है, तो दोबारा सुन लीजिए, न्यूनतम निर्वाह के लिए दी जाने वाली मजदूरी को बोला जाता है न्यूनतम मजदूरी, और इसके लिए जो हमारे पास नियम है वो है न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948। राइट, क्लियर पॉइंट, क्लियर पॉइंट। इसे तय कौन करता है, न्यूनतम मजदूरी को तय करते हैं केंद्र और राज्य सरकार अलग अलग अपना अपना। ठीक है, तो केंद्र और राज्य सरकार न्यूनतम वेतन तय करती है। ठीक है, उसकी समीक्षा कर सकती है, उसे परिवर्तित कर सकती हैं, यानी कि बढ़ा सकती हैं या फिर घटा सकती हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट, क्लियर। ये थी हमारी न्यूनतम वेतन से संबंधित चीजें।
अब एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, वह है जीवन निर्वाह वेतन। तो जीवन निर्वाह वेतन वह वेतन स्तर है जो श्रमिकों को और उसके परिवार को, दोबारा सुन लीजिए, श्रमिक और उसके परिवार को गरिमापूर्ण जीवन, ठीक है, वहां थी न्यूनतम निर्वाह, मतलब बेसिक आपको बस खाना पीना कर लीजिए, इतना आपको मिलेगा। बट जो नया कॉन्सेप्ट आ रहा है जीवन निर्वाह वेतन, उसका क्या पॉइंट है, उसका की पॉइंट है कि श्रमिक और उसके परिवार को गरिमापूर्ण जीवन स्तर जीने के लिए जो सैलरी दी जाएगी, इतनी सैलरी दी जानी चाहिए, और उसे बोला जा रहा है क्या, जीवन निर्वाह वेतन। अब मेरे को बताइए कि गरिमापूर्ण जीवन में कौन कौन सी शामिल करेंगे ये लोग, उसके लिए कुछ तो होगा, ऐसे तो बहुत सी चीजें हैं जिसके आधार मैं कहता हूँ मुझे तो यही मेरी तो गरिमा है, ठीक है। तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इसमें जो शामिल किया गया वो क्या है, भोजन होना चाहिए, मतलब अच्छा भोजन, स्वस्थ खाना, ठीक है, प्रोटीन युक्त। दूसरा आवास होना चाहिए खुद का, स्वास्थ्य सेवा के लिए शिक्षा, परिवहन और कपड़े, ठीक है। तो इन चीजों को माना गया है गरिमामय जीवन, ठीक है। तो गरिमामय जीवन में किस किस को शामिल किया गया, भोजन होना चाहिए, आवास होना चाहिए, स्वास्थ्य सेवा होनी चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, परिवहन होना चाहिए, और कपड़े जैसी जो बुनियादी जरूरत है उनको पूरा करने में वह व्यक्ति सक्षम हो, इतना पैसा उन्हें मिलना चाहिए, ठीक है। तो इससे संबंधित क्या चीजें हैं, तो जीवन निर्वाह वेतन, ठीक है, आमतौर पर क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा कि न्यूनतम वेतन से ज्यादा होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक वेतन वह है जो सिर्फ जरूरतों को पूरा करता है, और एक क्या कह रहा है, एक कह रहा है गरिमा में जीवन को जीना, राइट। तो वह ऑब्वियस सी बात है कि जो गरिमा में जीवन में है तो वह थोड़ा सा सैलरी उसको ज्यादा मिलनी चाहिए, तभी तो वो गरिमा में जीवन जिएगा, नहीं तो वो सिर्फ जरूरतें पूरी करता रहेगा, ठीक है। इस संबंध में हमारे यहाँ अनुच्छेद 43 राज्य की नीति निर्देशक तत्व भी इसका पार्ट है, जिसके माध्यम से कानून कहता है कि सभी श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व है, ठीक है। तो आर्टिकल 43 आप याद रखेंगे, आर्टिकल 43 ये कहाँ दिया हुआ, संविधान में दिया हुआ है। अगर हम बात करें तो संविधान में आर्टिकल 43 बात करता है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो हमने न्यूनतम मजदूरी और जीवन निर्वाह मजदूरी दोनों को हमने देखा, राइट। आप थोड़ा सा मेरे को बताइए कि नया कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है जीवन निर्वाह वेतन, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इससे क्या होगा। तो विश्व आर्थिक मंच एक संस्था है, विश्व आर्थिक मंच WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, इसके अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि यह कॉन्सेप्ट विश्व स्तर पर लागू किया गया है, तो जीवन निर्वाह वेतन हर साल उत्पादकता और खर्च में के माध्यम से अतिरिक्त 4.6 ट्रिलियन डॉलर का GDP उत्पन्न कर सकता है। यानी कि WEF का यह कहना है कि अगर विश्व लेवल पे हम बात करें, वर्ल्ड लेवल की हम बात कर रहे हैं, हम किसी देश की सीमा में बंधकर ये बात नहीं कह रहे, ठीक है। अगर वर्ल्ड लेवल पे मैं बात करूं कि विश्व स्तर पर जीवन निर्वाह वेतन को लागू किया जाए तो हर साल उत्पादकता और खर्च में वृद्धि होगी और लगभग 4.6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी एक एडिशनल उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा और इससे क्या हो सकता है, जीवन निर्वाह की बात होगी तो महिला श्रम बल भागीदारी भी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से कम वेतन दिया जाता है, सेम काम के लिए सेम वेतन नहीं दिया जाता है। हालांकि भारत के संविधान में इससे संबंधित क्लॉज है, बट व्यवहार में ये चीज संभव नहीं हो पा रही है और ये प्रभाव व्यवहारिक रूप से यह समाज में देखी नहीं जाती है, ठीक है। तो जब हम जीवन निर्वाह मजदूरी की बात करते हैं, इससे महिलाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और वह भी कार्य के प्रति अपना रुझान दिखाएंगी, जिससे हमें महिला श्रमिकों की भागीदारी देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि सीधे तौर पर ह्यूमन रिसोर्सेज के रूप में हम अभी बहुत कम यूज कर पा रहे हैं। क्लियर पॉइंट। और क्या फायदा हो सकता है इससे और क्या फायदा हो सकता है, यह महंगाई और जीवन यापन की लागत में वृद्धि का समाधान कर सकती है। आप सभी को पता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है,
तो भाई उसके लिए पैसा भी तो होना चाहिए, मतलब तो खर्चेगा इंसान। जब पैसे होंगे तो खर्चेगा, खर्चेगा तो निवेश का होगा, वो इनडायरेक्टली क्या होगा, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से जो अर्थव्यवस्था है उसमें पैसा घूमेगा और वह एक्टिविटी में लगेगा, तो इनडायरेक्टली डायरेक्ट रूप से वह अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाएगा। ठीक है, नए कानून और सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप हैं। ठीक है, क्योंकि जब समाज में रहते हैं तो हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ अपेक्षाएं रहती हैं अपने वेतन से, अपनी सैलरी से, और जब वह उसे मिलेगा तो कहीं ना कहीं वह एक पॉजिटिव, प्रोडक्टिव और एक अच्छे इंसान को क्या जन्म देगा, और वह कंपनी हो या संस्था हो आगे बढ़ाएगा उसे। ठीक है, तो यह थी हमारी एक अनदर न्यूज, निर्वाह मजदूरी एक अवधारणा जो पनप रही है अभी, उसके बारे में आपको मैंने बताया। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट न्यूज हमारा है प्रेम विहार मंदिर। एक मंदिर है, कौन सा, प्रेम विहार मंदिर, उसे जानेंगे कि क्या है प्रेम विहार मंदिर। छोटी छोटी चीजें हैं उनको समझेंगे, फिर हम अपना लेक्चर कंक्लूड करेंगे, बस अब खत्म होने की कगार पर है। प्रेम विहारी मंदिर, प्रेम विहार मंदिर कहाँ पड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यह है कंबोडिया और थाईलैंड के बीच। एक सेकेंड, लैपटॉप की बैटरी गई। यस, ठीक है, सॉरी, लैपटॉप की बैटरी थोड़ी सी डिस्चार्ज हो गई थी। चलो बैक टू द टॉपिक। तो जब हम बात कर रहे हैं प्रेम बिहारी मंदिर, लोकेशन क्या है, थाईलैंड और कंबोडिया। कहाँ पर, यह है थाईलैंड और एवं कंबोडिया के मध्य विवाद का विषय है। किसका विषय है, विवाद का विषय है, विवादित। तो भाई जो विवादित चीजें हैं ना वो न्यूज में रहती हैं, और जब वो न्यूज में रहेगी तो आपके लिए वो ऑब्वियस सी बात है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, इस मंदिर को थाईलैंड की भाषा में फ्रा विहान भी कहा जाता है। क्या, फ्रा विहान, क्या बोला, इसे फ्रा विहान भी कहा जाता है। क्या, फ्रा विहान, ये भी समझ सकते हैं, फ्रा विहान भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा और समझें इस मंदिर ऐतिहासिक रूप से, इसकी खोज हम निकाले, जब हम सर्च कर रहा था थोड़ी सी, तो मैंने देखा कि इसका निर्माण 11वीं से 12वीं शताब्दी में हुआ था, और खमेर साम्राज्य के दौरान इसको स्थापित किया गया था, इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, यह भगवान शिव को समर्पित है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यह भगवान शिव को समर्पित है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस देश में ये माना जाता है कि भगवान शिव यहाँ पर उत्पन्न हुए थे, भगवान शिव यहाँ पे आए थे, प्रकट हुए थे, ठीक है, कैसे भी समझ सकते हैं, उन देश में ही उनकी आस्था और उन सब चीज़ों पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। बट जहाँ पर सिर्फ उनको पूजा जाता है, वहाँ उनके प्रति मंदिर हैं, ठीक है, पवित्र स्थल है, प्रतीक के रूप उनको समझते हैं, है ना। अब ये देख लो कैसी अजीब सी विडम्बना है ना, जहाँ से उत्पन्न होते हैं वहाँ वह चीज़ नहीं फल फूल पा रही है, और अलग जगह अच्छे तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से फल फूल रही है। ठीक है, तो एक चीज़ और समझिए, इस मंदिर को 2008 में, कब बेटा, 2008 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है, यूनेस्को, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इसको शामिल किया गया 2008 में। ठीक है, तो एक ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, छोटी सी न्यूज़ थी, आप एडअप कर सकते हैं। अब आएंगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज़ हमारा है कि विश्व शतरंज चैंपियन, विश्व शतरंज चैंपियनशिप
2025। ठीक है बेटा। विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 महिलाओं के लिए हुआ था और इसमें दिव्या देशमुख FIDE महिला विश्व कप 2025 में हम्बी कनेरू को हराकर तीसरी महिला विश्व कप विजेता बनी है। किसने जीता है? इसको जीता है दिव्या देशमुख ने। तो चैंपियन कौन है? चैंपियन है दिव्या देशमुख। ठीक है। और ये महिला विश्व शतरंज महिलाओं के लिए था स्पेशल। किसी बोला था FIDE। ठीक है पॉइंट। यह कहाँ पे हुआ है? यह टूर्नामेंट कहाँ पे हो रहा था तो बताइए। यह टूर्नामेंट हो रहा था जॉर्जिया में। कहाँ पर हो रहा बेटा? जॉर्जिया में हुआ है। आप ये पॉइंट भी भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। जॉर्जिया में हुआ है, लोकेशन जॉर्जिया पे याद रखें। ठीक है, क्लियर पॉइंट है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज क्या है और क्या हो सकता है? तो मैंने एक चीज, मुझे बताइए एक चीज याद है आपको? ग्रैंड मास्टर की बात हमने की थी, तो स्पेशल कुछ पॉइंट्स उन्हें करने पड़ते हैं जो उनकी गेम को बताते हैं। तो अब दिव्या देशमुख में चौथी महिला है जो ग्रैंड मास्टर बनने के लिए क्या हो गई है? एलिजिबल हो गई है। इन्होंने वो जो नंबर थे, रैंक्स, जो पॉइंट्स है वो अचीव कर लिए हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट। अगर मैं बात करूं FIDE, हमने एक वर्ड लिखा FIDE, ये क्या है भाई? ये कौन सी बला है? इसको बताओ कोई, ये कौन सी बला है? तो FID महिला विश्व कप है। ठीक है, तो ये वुमेन वर्ल्ड चैंपियन है। तो हिंदी में लिखता हूं महिला विश्व कप है। पहले तो ये समझ लीजिए, महिला विश्व कप होता है ये, आप ये जान लीजिए। ठीक है, शतरंज का ही है, राइट। इसको किसके द्वारा, कौन ऑर्गेनाइज करता है? पॉइंट मेरा है, इसे किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के द्वारा ही इसे आयोजित किया जाता है, यानी कि शतरंज महासंघ। ठीक है, तो लिख रहा हूं, याद रख लेंगे कि अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के द्वारा ही इसे आयोजित किया जाता है। तो FIDE क्या है? FIDE एक नोडल एजेंसी है जो अंतरराष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिताओं को रेगुलेट करती है। तो ये क्या है? एक नोडल एजेंसी, शासी निकाय है। ठीक है, शासी निकाय है। ठीक, जिसका काम क्या है? इसका काम क्या है? इसका काम है कि जो सभी अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो शतरंज के गेम्स होते हैं उनको विनियमन करना इसका प्रमुख काम है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट न्यूज में इसी में ऐड कर दूं क्या? आइए, नेक्स्ट न्यूज हमारा है एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही छोटी सी है, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, लेक्चर थोड़ा लंबा जा रहा है, एक्सट्रीमली सॉरी। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, अब वो न्यूज़ हट गई थी तो क्या कर सकता हूँ मैं। मैंने बनाई थी PPT, वो है ही नहीं, मुझे न्यूज़ भी याद करना पड़ रहा है, फिर वो आपको बताना भी पड़ रहा है, तो टाइम लग रहा है थोड़ा सा, है ना। तो आप लिखते हैं तो आपको टाइम लगता है, जब आपको लिखा लिखा मिलता है तो आपको टाइम कम लगता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, सेंटर्स। ठीक है, क्षेत्रीय केंद्र, क्या बोल रहे हैं इसको? जेड जोनल कल्चरल सेंटर। ठीक है, तो हाल ही में सरकार ने 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना की समीक्षा की। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो किसके अधीन यह काम करते हैं? तो यह संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं। किसके अंतर्गत? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं। किसके अंतर्गत? आप याद रखेंगे, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत यह काम करता है और उसके अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। काम क्या रहे? संस्कृति संबंधित है, तो संस्कृति में लोक नृत्य हो गए, जनजातीय कलाएं हो गई, ठीक है, उनका संरक्षण हो गया, उनको बढ़ावा देना, यही हो गया संस्कृति। ठीक है, इन सब में युवाओं की भागीदारी बढ़ाना, यह हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है इनका। ठीक है, इनके जो मुख्यालय हैं वो अलग अलग राज्यों में हैं, जैसे मैं बात करूं पटियाला, नागपुर,
उदयपुर, उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें प्रयागराज में है। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं स्टेट को। पंजाब का पटियाला, महाराष्ट्र में नागपुर में है। ठीक है, राजस्थान का उदयपुर में है, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज में है, राइट। पश्चिम बंगाल कोलकाता में है, नागालैंड का दिमापुर है, तमिलनाडु का तंजावुर में। तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट न्यूज़ हमारा एक और न्यूज़ है छोटा सा, नेल्सन मंडेला पुरस्कार। किसका पुरस्कार? नेल्सन मंडेला पुरस्कार। नेल्सन मंडेला पुरस्कार। तो ये एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, इसे और कवर करेंगे हम आपको। इसका एक छोटी सी न्यूज़ और है, जैसे ये छोटी सी ना क्लिप्स ऐसी न्यूज़ ही है। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला पुरस्कार क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार को किसको प्रदान किया गया? रेनोल्ड्स एंड कैनेडी ऑडेडो। ठीक है, तो आप ये नाम याद रखेंगे, रेनोल्ड्स, ब्रेंडा रेनोल्ड्स। मैं लिख देता हूं किसको मिला है, रेनोल्ड्स और कैनेडी है नाम। ठीक है, क्लियर पॉइंट, कैनेडी। तो ये तो रेनोल्ड्स जो है ये कहाँ के? कनाडा के हैं, और ये कहाँ के? ये केन्या के हैं। इनको मिला है ये दोनों अवार्ड। तो आप ये अवार्ड, कौन सा अवार्ड? नेल्सन मंडेला अवार्ड। ठीक है, यह पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? यह बेटा यह प्रारंभ किया गया 2015 से दिया जा रहा है। कब से दिया जा रहा है? 2015 से स्थापित। ठीक है बेटा, आप याद रखेंगे, बहुत ही, क्योंकि न्यू है तो आप याद रखेंगे। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि न्यू है तो आप याद रखेंगे। ठीक है, 2015 से स्थापित किया गया था। किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसे स्थापित किया गया था। आप प्लीज याद रखिए, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ठीक, क्लियर पॉइंट, क्लियर। इसके लिए खास बात क्या है कि यह है 5 साल, हर 5 साल में एक महिला और एक पुरुष को दिया जाता है। तो यह अवार्ड हर 5 साल में दिया जाएगा। कब दिया जाएगा अवार्ड? पुरस्कार हर 5 साल में। ठीक है बेटा, हर 5 साल में एक मैन और एक वुमेन, ये भी इसकी स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, 2015 से स्थापित किया था, 5 साल में दिया जाता है। दूसरा पॉइंट, एक मैन और एक वुमेन को दिया जाएगा। ठीक है, क्यों दिया जाता है? समाज में मानवता के लिए कुछ काम किया हो, ठीक है, या फिर कोई समुदाय है उसके विकास के लिए कुछ काम किया हो, इसी के लिए इसे दिया जाता है। दूसरा पॉइंट, इसमें कोई नगद पुरस्कार नहीं दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें नगद राशि नहीं होती, कुछ भी नगद पुरस्कार नहीं। ठीक है, नगद पुरस्कार नहीं मिलेगा कुछ भी, यानी कोई कैश वगैरह कुछ इसमें नहीं है। ठीक है, क्लियर पॉइंट, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक और फैक्ट आप याद रखेंगे, मैं रेड से लिखूंगा इसे, यह अभी तक किसी भी भारतीय को नहीं मिला है। किसी भी भारतीय को नहीं मिला है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, किसी भी भारतीय को नहीं मिला है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। आई होप आपको मजा आ गया होगा न्यूज देख के। एंड लास्ट न्यूज है मेरा जो मैं आज कवर करने वाला हूं, उसके बाद हम कोई न्यूज कवर नहीं करेंगे। ठीक है, हम मतलब कल करेंगे, आज का कोटा फुल। ठीक है, तो वो न्यूज मैं लिखने वाला हूं, नेक्स्ट पेज पर लिखूं। नेक्स्ट न्यूज हमारा है, कौन सा है? सेतु, जो मैं कवर कर चुका हूं वैसे। ठीक है, कवर कर चुका हूं, थोड़ा सा बस वर्बली आप सुन लीजिए। सेतु बंध स्कॉलर योजना, जो सेतु बंधु स्कॉलर योजना थी, जो क्या था, पारंपरिक गुरुकुलों को के छात्रों को IIT से मान्यता प्राप्त डिग्री और शोध प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाती है, ऐसी ये योजना है। ठीक है, तो बस हम कवर कर चुके हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं। जिसमें क्या है, आपको इसकी जो 65,000 रुपये की फेलोशिप दी जाएगी, ये सब हमने डिस्कस किया था बहुत डिटेल में, है ना। ठीक है, सो वंस अगेन आप देख लीजिए हमने क्या क्या कवर किया है आज, बहुत ही अच्छे से और कलरफुल मैनर में हमने कवर किया है। आई होप आपको मज़ा आ गया होगा पढ़ के। थैंक यू वेरी मच फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।